नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का किया शुभारंभ। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज का किया उद्घाटन। संकल्प सप्ताह से जुड़ी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार। कृषि वित्त में सुधार एएमयू का मुख्य उद्देश्य। बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए असम में अनोखी पहल। ग्रामीण समुदायों के बीच पाइप कंपोस्टिंग को दिया जा रहा है बढ़ावा। फल और सब्जियों के छिलके, फूल, गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि से बनाया जा रहा है खाद। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का मनाएगा 33वां स्थापना दिवस। भारत के सब्जी उत्पादन परिदृश्य में संस्थान की भूमिका को सराहा गया। कृषि विविधीकरण के जरिए किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आय। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर से लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े। 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह का आयोजन किया गया है। 3 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले संकल्प सप्ताह में हर दिन के लिए एक विशेष थीम है, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। पहले 6 दिनों की थीम में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का संकल्प सप्ताह समावेश समारोह उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी जो लोग यहां आए हैं वो देश के दूर सुदूर गांवों में आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं। आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है, ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है। और जो कल तक छोड़ो यार, बस जिंदगी पूरी कर लो, ऐसे ही गुजारा करना है, उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है, कुछ करके दिखाना है, इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। इस अभियान की सफलता अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है। संकल्प सप्ताह के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से वर्चुअल माध्यम से जुड़े तमाम बीएलओ से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज का उद्घाटन भी किया। और इससे पहले पीएम मोदी ने विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
पीएम मोदी के आह्वान ने स्वच्छता को देश भर में एक जन आंदोलन बना दिया है। देश के कोने कोने में स्वच्छता का संदेश देने के लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। स्वच्छता को लेकर सरकार के इन प्रयासों का नतीजा है कि आज देश के गांवों और शहरों की तस्वीर बदली है और एक नई जागरूकता पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और पूरा देश स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के पीछे खड़ा हो गया। पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान को नारों से निकालकर जमीन पर उतारा। नतीजा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम देश भर में लाखों लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में सहायक रहा। 23 सितंबर 2023 के आंकड़ों के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 75% गांव अब ODF प्लस हैं। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। राज्य के 95,767 गांव ने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ अपने को ODF प्लस घोषित किया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6-7 सालों के अंदर जो ODF में काम किया है वो भी देश में सबसे आगे था और लगभग 2 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बनाए हैं, व्यक्तिगत शौचालय हम लोगों ने बनवाए हैं और करीब 58,000 सामुदायिक शौचालय बनाए। ये सभी 97,000 जो गांव हैं 57,700 ग्राम पंचायतों के अधीन, उन्होंने एक स्टेज का काम कंप्लीट कर लिया है, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। तो इसी तरह सभी लोग ODF प्लस के किसी न किसी कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 100% ODF प्लस गांव का लक्ष्य हासिल किया है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को जो उड़ान मिली, भारत की जनता ने ही यह उड़ान उसे दी है। उन्हीं की देन है कि आज हर गांव और शहर को स्वच्छ रखने की प्रतिस्पर्धा छिड़ गई है। शौचालयों के निर्माण से लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया है। पहले समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। मोदी सरकार के आने के बाद समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजना तैयार की गई। तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता को लेकर बड़े आग्रही हैं। 1 अक्टूबर को हम सभी को 1 घंटा इस अभियान में लगाना है। 1 घंटा, 1 दिन, वस्तुतः पूरे देश को स्वच्छ रखना हम सभी का धर्म है। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य सबसे बड़ा नियम है और अहिंसा उसका कर्म है और इसके माध्यम से हम अपने ध्येय को पूरा करें, जिसमें एक ध्येय स्वच्छ भारत का भी है। स्वच्छता अभियान के 9 वर्ष स्वच्छता पर मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। पहले गांव में शौचालय के लिए लोग बाहर जाते थे। मोदी सरकार के जागरूक अभियान से गांव में लोगों में जो जागरूकता आई है, उससे लोगों के विचारों में भी बदलाव आया है। गांधी जी की स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंख दे दिया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि स्वच्छता कितना जरूरी है। लोग जागरूक हो रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडेय का कहना है कि स्वच्छता पर भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन आगे आ रहा है। 9 वर्ष पूरे कर रहा है और यह गौरव की बात है। यह गौरवपूर्ण तरीके से, गर्व से हम कह सकते हैं कि आज बड़े स्तर पर जब प्रधानमंत्री जी ने सपने को देखा तो भारत का जन, भारत का गण, भारत का मन आगे आकर के एक अपने समूचे योगदान से हम यह देखते हैं कि यह बड़े स्तर पर इस कार्य को संपादित करता है। स्वच्छता अभियान से न केवल आसपास का परिवेश सुंदर और स्वच्छ रखने में मदद मिली है, बल्कि स्वच्छता के इस अभियान से आए दिन बीमारी के कारण होने वाले खर्च में भी कटौती हुई है। कहते भी हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए खजाना होता है। ऐसे में खुद के गांव को तीर्थ मानकर उसे साफ सुथरा रखना होगा, तभी हमारा यह स्वच्छता अभियान सफल हो पाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य भी स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। रजनीश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR अपनी 82वीं वर्षगांठ और CSIR स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस में क्या कुछ खास इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार गुप्ता से। CSIR ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिवस के बहाने एक और जहां देश भर के CSIR के संस्थान हैं उनके यहाँ स्टॉल लगी, उनमें प्रदर्शित की गई उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ साथ इंडस्ट्री पार्टनर ने भी अपना शानदार प्रदर्शन किया। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार गुप्ता। CSIR का फाउंडेशन डे और तकनीक से संबंधित स्टॉल्स कितना महत्वपूर्ण रहा है इस तरह का सेशन यहाँ? CSIR 1942 की संस्था है, 81 साल हो गए और 81 साल में CSIR ने ढेर सारी टेक्नोलॉजीज देश को दिया है, इंडस्ट्रीज़ को दिया है। और आपको बता दें कि हमारे पास कुल 37 लैबोरेटरीज़ हैं, नेशनल लैबोरेटरीज़ हैं, जो कि पूरे भारत में हैं। आप त्रिवेंद्रम से लेकर जम्मू तक, जोरहाट से लेकर भावनगर तक, ये हमारी लैबोरेटरीज़ हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रही हैं। अब जो हम ये काम कर रहे हैं तो पब्लिक को पता चलना चाहिए, इंडस्ट्री पता चलना चाहिए कि हमने कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है, उसका समाज में क्या रिलेवेंस है, कैसे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, कैसे लाइफ को आसान कर सकते हैं। इसको बताने के लिए हमने ये एग्जीबिशन लगाया है जो 2 दिन का प्रोग्राम था, जिसमें सभी लैबोरेटरीज़ ने अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दिखाया। कितने आपके इंस्टीट्यूशन ने अपनी प्रदर्शनी लगाई और क्या क्या मुख्य सेशन रहे? कुल 37 हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ हैं, पूरे देश भर में हैं। और इन प्रयोगशालाओं ने बहुत बढ़िया काम ये किया है कि माननीय मंत्री जी के जो निर्देशन में कहा गया कि हर एक प्रयोगशाला पब्लिक के लिए 1 सप्ताह के लिए खुली रहेगी। 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम बनाया गया। तो जो हम जनवरी से स्टार्ट करते हुए अब सितंबर तक आए हैं, सारी लैबोरेटरीज़ को हमने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली में जो हमारा फाउंडेशन डे है, सारी लैबोरेटरीज़ ने अपने अपने स्टॉल्स को यहाँ पर लगाया है। और आप जहाँ तक इसकी सक्सेस की बात करें, बहुत से सक्सेसफुल रहा है। यहाँ 37 मुख्य लेबोरेटरीज की इंस्टीट्यूशंस की प्रदर्शनी लगी, जिनमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे, जम्मू कश्मीर हो, भोपाल हो, चंडीगढ़ हो, कई सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई तरह के इनोवेशन हो रहे हैं और इंडस्ट्री पार्टनर भी उनके साथ जुड़े हैं जो किसान हैं और उनकी आमदनी को दोगुना करने का बहुत बड़ा माध्यम है, जिनमें एरोमा मिशन देख सकते हैं और वेस्ट टू वेल्थ पराली को लेकर भी है। कई तरह के और भी इक्विपमेंट्स एग्रीकल्चर के बनाने हैं, CFTRI का जैसे फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये सब किसानों की आमदनी को बढ़ाने में और आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भारत बनाने में कितने मददगार हैं? हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जो रिसर्च का वर्क कर रही है, वो देखते हैं कि किसान की ज़रूरत क्या है, कैसे हम फसल की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो कीटनाशक का जो उसमें प्रभाव होता है उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसकी सेल्फ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जो एग्रो न्यूट्री बायोटेक फील्ड में है, मैसूर की लेबोरेटरी बहुत बढ़िया काम की, CFTRI, NBRI ने जितने रिसर्च डेवलपमेंट किए हैं, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जम्मू की लेबोरेटरी है, इन सभी ने पर्पल रेवोल्यूशन है, कॉटन मिशन है, एरोमा मिशन है, इन सभी में जो किसान जो प्रोड्यूस करता है उसको कैसे उसकी यूटिलिटी बढ़ाई जाए, कैसे उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाए और कैसे उनका वैल्यू एडिशन किया जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने गवर्नमेंट से, हमने किसानों से, हमने सबको मतलब बताया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आपको किस तरीके से खेती करनी चाहिए, खेती के प्रोडक्ट्स को कैसे आपको मतलब प्रोसेस करना है, फूड प्रोसेस कैसे करना है, इन सब के बारे में। तो किसानों को मतलब काफ़ी इसमें हमारी लेबोरेटरी से फ़ायदा हुआ है और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा ये संबंध और मजबूत हो। तो ये थे CSIR विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव महेंद्र कुमार गुप्ता, जिनका मानना है कि CSIR की 37 लेबोरेटरीज में न केवल भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, बल्कि दूसरी ओर किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए कृषि से संबंधित नवाचारों को उनसे जोड़कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन रमाकांत के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने की सुविधा के लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण WDRA ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर WDRA के अध्यक्ष TK मनोज कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजनीश कर्नाटक और बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक एम कार्तिकेयन और WDRA के WDRA तथा बैंक ऑफ इंडिया के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। MOU पर हस्ताक्षर ENWR के खिलाफ फंडिंग के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के इरादे से किए गए हैं। MOU का उद्देश्य भारत में कृषि वित्त में सुधार के लिए आगे की गतिविधियों के अलावा जमाकर्ताओं को लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करना भी है। और घरेलू स्तर पर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए सरल और प्रभावकारी प्रौद्योगिकी का समर्थन करते हुए असम में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान अपने ग्रामीण समुदायों के बीच पाइप कंपोस्टिंग को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। असम में बिस्वनाथ जिले के जिला जल और स्वच्छता समिति लंबे समय से स्कूलों में मध्याह्न भोजन से उत्पन्न कचरे के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के एक तरीके के रूप में पाइप कंपोस्टिंग को बढ़ावा दे रही है। इस जिले के अधिकारियों ने स्वच्छता ही सेवा 2023 कार्यक्रम के तहत चरियाली माचलिया ME स्कूल में 2 पाइप लगाए। बचे हुए भोजन, फल और सब्जियों के छिलके, फूल, गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि सहित केवल सड़ने योग्य कचरे को पाइपों में डाला जा रहा है। कीड़ों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए 2 हफ्ते में एक बार थोड़ा सा गाय का गोबर और सूखी पत्तियां पानी में मिलाकर इसमें डाली जाती हैं। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के सब्जी उत्पादन परिदृश्य में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कृषि विविधीकरण के जरिए किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। प्रधान सचिव डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने अडानी समूह द्वारा संचालित शहंशाहपुर स्थित गोवर्धन गैस प्लांट का दौरा भी किया। वहां उन्होंने गोबर गैस के अवशेष से बनने वाली नैनो फर्टिलाइजर यूनिट का भी निरीक्षण किया। और आइए अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को जलालाबाद, अलीगढ़ और लखीमपुर मंडी में प्याज के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्मार्नेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 28 सितंबर को प्याज का भाव था 2200 रुपए। 29 सितंबर को इसमें 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2400 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 28 सितंबर को प्याज का भाव था 1880 रुपए। 29 सितंबर को इसमें 40 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1920 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 29 सितंबर को प्याज का भाव 20 रुपए चढ़कर 1915 रुपए से 1935 रुपए हो गया, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 सितंबर को प्याज का भाव था 2500 रुपए। 29 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 2400 रुपए रह गए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ा उछाल राजस्थान की कोटा मंडी में रहा। यहाँ 28 सितंबर को लहसुन का भाव 8,850 रुपए क्विंटल था। 29 सितंबर को 1,150 रुपए चढ़कर
भाव 10,000 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 सितंबर को लहसुन का भाव 7,500 रुपए था, जो 29 सितंबर को 25 रुपए बढ़कर 7,525 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में अच्छी खासी नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 सितंबर को लहसुन का भाव था 10,000 रुपए। 29 सितंबर को इसमें 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 9,500 रुपए क्विंटल रह गया। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 28 सितंबर को लहसुन का भाव 14,000 रुपए क्विंटल था। 29 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 14,000 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण में इस समय भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ खेतों, बागों और सब्जियों से बारिश का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था कर लें। यहीं पालघर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में धान की मध्य पछेती और पछेती किस्मों में नाइट्रोजन की तीसरी खुराक को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए खरीफ फसलों, सब्जियों और बागों से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं जिन किसानों ने उड़द की कटाई की है वो फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम साफ होने पर रबी ज्वार, काबुली चना और कुसुम की बुआई करें। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अरहर, सब्जियों और बागों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालें। मराठवाड़ा में खरीफ ज्वार, बाजरा और हल्दी के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं रबी काबुली चना और कुसुम की बुआई के लिए खेत तैयार करें। विदर्भ की बात करें तो यहाँ मौसम साफ रहने पर उड़द की कटाई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही विदर्भ में टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाएं। विदर्भ में ही इस समय धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में
पंजाब में किसानों के आंदोलन से रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 72 घंटे के बाद के ऐलान के चलते रेलवे को पंजाब से गुजरने वाली 150 से ज्यादा ट्रेन रद्द करनी पड़ी हैं। इसका असर पंजाब के अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जाने वाली ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। भारत निर्वाचन आयोग का दल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों का जायजा लेने राज्य के दौरे पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के सरखेज में ओकाव झील नवीनीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के हो रहे कायाकल्प की प्रशंसा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक्स संदेश के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत खूब, देश भर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पितृपक्ष के अवसर पर लोगों ने पूजा की। मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा और आशीर्वाद लिया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।